वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक का गुप्त साम्राज्य का चैप्टर। ये सब्जेक्टिव है। आइए गुप्त साम्राज्य के बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं। आपका प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे। मौर्य वंश के विस्तृत साम्राज्यों में से एक था और सबसे पहली बार अगर विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था तो वे मौर्य साम्राज्य किए थे। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद आपको छोटे छोटे राजवंश की स्थापना होती है और वे छोटे छोटे भागों में जो है विखंडित हो जाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि कई विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं, जैसे हिंद यूनानी, शक, कुषाण, और वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन पुनः वह स्थिति बनी जब भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है और वह जो है गुप्त साम्राज्य के द्वारा किया जाता है। और जो है आपका यूपी से बिहार तक इनका शासन चलता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में जो इनकी शासन जो देखने के मिलता है। तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक, जिसमें पहला हुए श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, और तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और पांचवा है कुमारगुप्त, और छठा है स्कंदगुप्त। इसमें श्रीगुप्त को जो है आपको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो आपको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिला हुआ है और इन्हीं के शासनकाल में फाहियान आए थे। और कुमारगुप्त ने जो आपको नालंदा का स्थापना किए थे और स्कंदगुप्त ने जब इनके शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था तो इन्होंने हुणों को ये आपको पराजित किए थे। तो ये सब हो गए आपको जो है गुप्त साम्राज्य के आपको प्रमुख शासक। आइए अब थोड़ा देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो है जानकारी जो हमें किस किस से मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है आपको साहित्य से मिलती है। जैसे मैं आपको देवी चंद्र गुप्तम जो है मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, कालिदास की रचना जो हो गया, इस साहित्य से जानकारी मिलती है। और कुछ साहित्यिक लेख हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, ताम्रपत्र, मुहरों पर लेख, इससे भी जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और कुछ मुद्रा है जो सोने के सिक्के थे, इनसे जो है आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है उनके आर्थिक के बारे में जो है, और सिक्कों पर जो ये आपको समुद्रगुप्त को जो वीणा बजाते हुए जो दिखाया गया उसे उस कला के बारे में कलाकारी की भी जानकारी मिलती है। और इससे जो है विदेशों में व्यापार भी होता था। और कुछ यात्रा विवरण जैसे फाहियान ह्वेनसांग के द्वारा जो लिखित है उनसे भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घकाल तक भारत बस एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रारंभिक शासक। इसमें पहला जो है श्रीगुप्त जो है, इनका शासनकाल जो था 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। आइए देखते हैं गुप्त वंशावली के स्रोत। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इससे जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त का बिलसट स्तंभ लेख से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। घटोत्कच गुप्त, इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी था। यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 319 से 334 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिला। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण से स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया।
समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री संदीप विग्रहक था। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहीत कहा गया है। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा गया, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं अटाविक को परिचारक सेवक बनाया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कविराज यानी कई कविताओं का रचयिता भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। उसके काल के 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली है। पहला है गरुण, दूसरा है अश्वमेघ, तीसरा है धनुर्धर, तीसरा व्याघ्रहंता और 5वां है परशु और 6ठा है वीणा सागर। आइए देखते हैं गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण उपाधियाँ, यानी शासक और उसके उपाधि। श्रीगुप्त जो थे आदिराज और महाराज की उपाधि धारण किए थे। घटोत्कच जो है महाराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और समुद्रगुप्त पराक्रमांक की उपाधि धारण किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण किए थे। और कुमारगुप्त जो थे महिंद्रा दैत्य का उपाधि धारण किए थे और शकादित्य का उपाधि धारण किए थे। और स्कंदगुप्त जो थे कर्मादित्य का उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं रामगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला किया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त को भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। राजशेखर के काव्य मीमांसा ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक को पराजित किया था तो इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसको याद रखेंगे। इस विजय के बाद उसे शकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की, जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न पहला थे कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटकपर, बरामिहिर, ये सभी जो थे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कुमारगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी था। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे अधिक अभिलेख यानी 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य का अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त, इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी था। इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित माने पर्णदत्त का पुत्र ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हुणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हाजीपुर हुणों द्वारा आक्रमणकारी की जानकारी देता है। तोरमण मेहुरकुल प्रसिद्ध हुण राजा थे। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधाओं के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजपद वंशगत थी, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभक्त था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। भुक्तियां कई विषय यानी जिलों में विभाजित थी, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को विथियों में बांटा गया था और विथियां ग्रामों में विभक्त थी। पेट यह ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम सभा, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गोप्ता, यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त के पदाधिकारी। संधि विग्रहक, संधि एवं युद्ध का मंत्री होता था। कुमारामात्य, गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। खाद्य तत्पाकिका ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। महादंडनायक ये न्यायाधीश होता था। और ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाला प्रसिद्ध अधिकारी होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी। ऊपरी के प्रांत का राज्यपाल को ऊपरी कहा जाता था। कुमारामात्य यह प्रशासनिक अधिकारी होता था।
दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। बलाधिकृत ये सैन्य कोष का अधिकारी होते थे। और महाप्रतिहार ये मुख्य द्वारिक होता था। सैन्य संगठन। सम्राट यह सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थी। पहला गज सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महापिलुपति होता था। दूसरा है अश्वसेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महा अश्वपति या भटा अश्वपति होता था। रणभाण्डाधिकृति, सैन्य कार्य में आने वाली सामग्री की व्यवस्था एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी को रणभाण्डाधिकृत कहा जाता था। सामाजिक जीवन। गुप्त युग में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कायस्थ, कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वाल्मीकि स्मृति तथा गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होती है। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का अधिकार मिल गया। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी थी। समाज में छुआछूत प्रचलित था। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। निचले 2 वर्णों की स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो कि ऊपरी 2 वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। एक विवाह की प्रथा नहीं थी। गुप्त शासक बहुविवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम की अनेक पत्नियों का उल्लेख मिलता है। समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सेनानी गोपराज की पत्नी उसके साथ चिता पर जल गई। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख यानी 510 ईस्वी से मिलता है। स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। समाज में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व था। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। धार्मिक जीवन। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया तथा भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा यानी सृजन करने वाला, विष्णु यानी पालन करने वाला तथा महेश संहार करने वाला की पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन यानी गरुण का चित्र पाया जाता है, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। देवगढ़ यानी झांसी, यहाँ का दशावतार मंदिर गुप्त वंश का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। गंधर्व अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है, जो वैष्णव एवं शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। आर्थिक जीवन। गुप्तकालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण है। भूमि। इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहला क्षेत्र भूमि यानी कृषि योग्य भूमि। दूसरा है वास्तु भूमि यानी रहने यानी वास करने योग्य भूमि। तीसरा है चारागाह भूमि यानी पशुओं के चारा योग्य भूमि। और चौथा है खिल भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो उसको खिल भूमि कहा जाता था। और पांचवा है अप्रहत भूमि यानी बिना जोती गई जंगली भूमि, यानी बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। आइए देखते हैं गुप्त काल में कर व्यवस्था। आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। कर के 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली। भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा को भाग कहा जाता था। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाले कर को भोग कहा जाता था। उद्रंग, अस्थायी कष्ट
काश्तकारों के लिए जो कर लगता था उसको उद्रंग कहा जाता था, और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों के लिए जो कर लगता था उसको ऊपरी कर कहा जाता था। और हिरण्य यानी द्रव्य यानी नगद रूप में किया जाने वाला कर उसको हिरण्य कहा जाता था। बिष्टि यानी निःशुल्क या बेगार श्रम को बिष्टि कहा गया। और दिनार स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा गया। अग्रहार मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। भूमिकर संग्रह भूमिकर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधुकरण या ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारी कारवां को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्ववाह कहलाता था। इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे: निगम, पूग, गण तथा श्रेणी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। अब भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। करनिक या महापक्षपटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। काल में बंदरगाह। पूर्वी भारत ताम्रलिप्ति, घाटशाला, ये जो है 2 बंदरगाह थे आपको पूर्वी भारत में थे। पश्चिमी भारत भृगु कक्ष यानी भड़ौच, सोपारा, कल्याण, ये जो बंदरगाह थे आपको पश्चिमी भारत की तरफ थे। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। दशागीतिक सूत्र एवं आर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। यानी दशागीतिक सूत्र एवं आर्या अष्टक शतक ये जो किनकी रचनाएं हैं तो आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। बारामिहिर ने अपने ग्रंथ 5 सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पितामह, रोमक, पौलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धन्वंतरी जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की: महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता है। आइए देखते हैं गुप्त कला। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर यानी देवगढ़, झांसी प्रमुख है। आइए देखते हैं प्रमुख मंदिर। धम्मिक स्तूप ये आपको सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर यानी भूमरा यानी नागोद, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर ये आपको है नचना कुठार, मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर ये देवगढ़, झांसी में है। भीतरगांव मंदिर ये आपको कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर ये आपको तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। एक और है विष्णु मंदिर जो उदयगिरी, विदिशा में है। और एक है शिव मंदिर जो अहिछत्र, बरेली, उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ये जो है ईंटों से निर्मित है, आपको सिरपुर में है। पवाया का मंदिर, नगोद में खोह का मंदिर, शंकर मठ का मंदिर, जबलपुर आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। यानी इसको फिर से देखते हैं। पवाया का मंदिर, नगोद में खोह का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर जो जबलपुर में है आदि भी जो गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। गुप्त काल में चित्रकला का भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीकी की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। आइए इसको फिर से देखते हैं। अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें टोटल जो है 29 गुफाएं हैं और ये 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है गुप्त काल से संबंधित है।
गुफा संख्या 16 में मद्रासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का चित्र भी है। इसे चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। आइए देखते हैं बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ है। बाघ की गुफाएं धर्मनिरपेक्ष एवं लौकिक है। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई है। यानी इसको फिर से देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना जो है गुप्त काल में हुई है। वीरसेन उदयगिरि गुहा लेख का रचनाकार था। यानी उदयगिरि गुहा लेख का रचनाकार कौन था? तो वीरसेन था। मौनसर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। आइए देखते हैं प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकांगिनी अग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमोवंशियम, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं थी। भास के स्वपनवासवदत्तम, कर्णभारम, चारुदत्तम, ये भास की रचनाएं थी। विष्णु शर्मा, इन पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। हर्षचरित के बाण भट्ट थे। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त थे। मृच्छकटिकम के शूद्रक थे। और रावणार्जुनियम के लेखक भौमक थे। रावण वध के वत्स भट्टी थे। काव्य मीमांसा के राजशेखर थे। और अमरकोश के अमर सिंह थे। दोस्तों, गुप्त काल का ये समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।